हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो हम आज फिर से एक और वीडियो लेके आए हैं BS पोजी 173 का PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और ये सेकंड चैप्टर होने वाला है, यानी कि हम चैप्टर वाइज करने वाले हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम टाइम है, एग्ज़ाम आ गया है आपका बहुत नज़दीक। उस समय पर आप जो है लीव कर सकते हो चैप्टर पढ़ना। मेरी वीडियो देख लेना, बस जितनी भी अभी तक आई होंगी आपको सभी मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन अंदर, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। ये सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का अगर आप नहीं देखा तो आप जाके वो भी देख सकते हैं, लिंक आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक है, नीचे जाकर देख लेना डिस्क्रिप्शन के अंदर। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ना है आपके यहाँ पे। क्वेश्चन है आपका, ये सेकंड चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने ये कराए हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकंड चैप्टर में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके के सवाल पूछेगा उसमें से, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या। उसमें से जितने भी सवाल बन सकते थे और जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखो कि विकास के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारक पूछ रहा है, यानी कि 3 कारक। एक पॉलिटिकल पूछ रहा है, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण। ठीक है, उसके बाद ये दिसंबर 2023 में आया हुआ है आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। और एक है विकास की प्रक्रिया से संबंधित राजनीतिक और आर्थिक कारकों का वर्णन कीजिए। सेम वही सवाल फिर दोबारा से रिपीट हुआ है, ये पहले आया हुआ है। ठीक है, ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था, वहाँ पे ये वाला आया हुआ था। तो ये 2 बार जो है आपका ये भी रिपीट क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अलावा सेकेंड चैप्टर से और कोई क्वेश्चन नहीं बने हैं। ठीक है, अभी तक देखा जाए तो यही मैंने देखा अभी तक, तो मुझे ये मिला। ये आपका इंट्रो है, अगर आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, ये वाला जो है। ठीक है, इतना आप इसको लिख सकते हैं। आप इसको क्या पढ़ने से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं आगे, राइट। और एग्ज़ाम में आप ऐसे ही लिख सकते हैं, आपके नंबर्स बहुत अच्छे आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये सिर्फ पॉइंट्स है आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप इनका एग्ज़ाम में जो है इनको डिस्क्राइब करते हुए आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपको नंबर मिल जाए अच्छे से, राइट। क्योंकि आप ऐसे लिखोगे तो ये सिर्फ मैंने 2-3 पेज ही लिख पाया हूँ इसके, इस तरीके से ऐसे आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको याद नहीं रह पाएंगे और आप इनको डिस्क्राइब करके लिखेंगे तब ज़्यादा सही रहेगा। और अगर आपको इसमें से आधे भी याद आते हैं उस समय तो आप इजीली, आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, 15 से ऊपर, यानी कि 15 नंबर से आपके ऊपर ही ऊपर आएंगे नंबर्स। सबसे पहला जो कारण था हमारा था आर्थिक कारण। ठीक है, हमने इस पे बात की है कि भाई जो फाइनेंशियल रीज़न है वो क्या होता है। तो इसमें क्या होता है भाई, भूमि आती है, श्रम आता है, पूंजी आती है, उद्यमिता आती है बेसिकली। यानी कि जब किसी भी देश में विकास हो रहा है तो उसको हम क्या समझते हैं कि भाई वहाँ पे जो भूमि है वो बहुत अच्छी है, उपजाऊ है, और जो वहाँ का श्रम है बहुत ही कौशल है, उसके पास स्किल्स है। ठीक है, और वहाँ पे पूंजी बहुत अच्छी है, यानी कि आना जाना बहुत सही लगा रहता है पूंजी का, कि करेंसी अच्छी ठीक ठाक है वहाँ की उद्यमिता बहुत सही है, यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप, वहाँ पे उद्योग लगे हुए हैं छोटे बड़े। तो वो जो कारण है, उन कारणों से हम किसी भी राज्य को, किसी भी देश को, ठीक है, कह सकते हैं कि वो विकसित है या विकासशील है, विकास कर रहा है या अविकसित है। ठीक है, अगर वहाँ पे नहीं हुआ ये सब, भूमि, श्रम, पूंजी ये सब अच्छी नहीं हुई, उनकी क्वालिटी ठीक ठाक नहीं हुई, तो उसका मतलब वो अविकसित देश के अंदर आएगा, राइट। अगर विकसित देश की बात करेंगे तो ये सभी कुछ वहाँ पे कौशल में होगा, वहाँ पे भूमि भी अच्छी होगी, श्रम भी अच्छा होगा, पूंजी भी अच्छी होगी, वहाँ पे उद्यमिता भी बराबर आपको देखने को मिल जाएंगी। लोग जो है जॉब्स के लिए गवर्नमेंट पे या अदर जो कंपनी होती है प्राइवेट, उन पर डिपेंड नहीं रहेंगे, वो खुद ही अपनी जॉब निकालेंगे, यानी कि खुद ही से काम करते हैं। उसके बाद सेकंड आता है पूंजी संचय, यानी कि भौतिक पूंजी का विकास करते हैं। विकास अगर वहाँ पे हो रहा है किसी देश में तो इसका मतलब डेफिनेटली वहाँ पे विकास है। ठीक है, ये जो कारण है आर्थिक कारण, ये हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर अभी। उसके बाद तकनीकी प्रगति ये होती है, तो इसका मतलब कोई देश विकास कर रहा है। ये सारे आर्थिक कारण के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर ये नहीं होते हैं तो वो देश या तो विकासशील होगा या तो फिर वो अविकसित होगा। ठीक है, अगर ये सब वहाँ पे है तो इसका मतलब है कि वो देश विकसित है। ठीक है, वो विकसित हो चुका है। तकनीकी प्रगति मतलब यहाँ पे जो है उन्नति करना, नवाचार करना, इनोवेशंस करना, डिस्कवर करना, ये तकनीकी प्रगति के अंदर आता है। यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी है उसको कंटिन्यूसली निरंतरता में जो है परिवर्तन करते रहना, उसमें इनोवेशंस करना, नवाचार करना। श्रम शक्ति वृद्धि, यानी कि जो भी श्रम है, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयज़ है उनको, उनकी जो वृद्धि मतलब शक्ति या वृद्धि से यहाँ पे मतलब है उनकी स्किल्स को इंक्रीज़ करना, ताकि जो वो जॉब करना चाहते हैं इनको वो मिले और इजीली उस काम में वो सही से निपुण होकर काम करे, राइट।
तो ये है श्रम शक्ति वृद्धि के बारे में। मानव संसाधन के अंदर यानी कि जो मानव पूंजी है उनको एजुकेट करना वगैरह वगैरह जो चीज़ें आती है वो मानव पूंजी के अंदर आती है। प्राकृतिक जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी हमें जो है ठीक से इस्तेमाल करने चाहिए। ये एक विकासशील विकसित देश की पहचान होती है। भौतिक पूंजी का भौतिक पूंजी की स्थापना करना, प्रौद्योगिकी, जनसंख्या में वृद्धि, सामाजिक लागत। तो ये कुछ रीजंस है जिससे जो है किसी देश की जो विकसित जो विकासशील या जो विकास है वो हम उसको बता सकते हैं कि भाई ये देश विकास कर रहा है, विकसित विकसित है या अविकसित है। ठीक है, तो 3 रीजंस यहाँ पे आ सकते हैं। जहाँ पे अगर जनसंख्या ज़्यादा होती है किसी देश की तो आपको पता है कि उसका क्या हाल होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं विकास करने में, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि पहले तो खाद जो मेन जो नीड्स होती है लोगों की वो पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद बाकी की चीज़ें सोच सकती है गवर्नमेंट। तो ये जो है एक जो जनसंख्या है ये बहुत ही डेंजरस हो जाती है, विकास के आड़े आती है बार बार। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो टॉपिक था आपका इम्पॉर्टेंट वो था राजनीतिक कारण। इसमें है विकास परियोजना, यानी कि जो सरकार है वो क्या गवर्नमेंट लोगों के लिए पॉलिसीज़ बना रही है, लोगों के हित में बना रही है जिससे कि उनको फ़ायदा मिले। ठीक है, सेकंड चीज़ राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर सेफ ही नहीं है हम लोग तो कैसे विकास कर पाएंगे, राइट। वहाँ पर पता चल रहा है लगातार पहले बात तो अंदर के जो लोग हैं वही बार बार विद्रोह कर रहे हैं, बार बार राष्ट्र के नाम पे चीज़ों को फैला रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो जो सारा ध्यान है विकास से हटके यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, और आतंकवाद जो है वो बढ़ रहा है तो उससे हमारा विकास नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, तो ये सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है। सेना जो होती है उसको मजबूत करना, ठीक है, हथियार हमारे पास होने चाहिए ताकि लोग डरें हमसे। ठीक है, हथियार मारने के लिए नहीं, किसी को हथियार किसी से बचने के लिए। ठीक है, ताकि सामने वाला वार करने से पहले 100 बार सोचे कि इसके पास भी हथियार है, ये भी मारेगा तो मुझे भी लगेगी। ठीक है, उसके बाद होता है वैश्विक प्रभाव, यानी कि दुनिया जो है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कुछ समय पहले, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, बहुत समय की बात है। वैश्विक क्रांति, ठीक है, औद्योगिक क्रांति और पता नहीं कितनी सारी क्रांतियाँ हुई हैं दुनिया में। तो ये सब जो है इसके प्रभाव में आके हम लोग भी विकास कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी देश की सरकार जो है, पॉलिटिक्स जो है वो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे कि भाई हम विकास कैसे कर सकते हैं, डेफिनेटली हम जो है विश्व के साथ चल के विकास कर सकते हैं, जो कि अभी हम करते हैं। हमारी पॉलिसीज़ जो है अब फ़िलहाल में तो ऐसी बनती है कि हम सबको देख के पॉलिसीज़ बनाते हैं। ठीक है, बाकी जो कंट्रियाँ हैं, क्योंकि अगर वो हमारे देश में आके काम करेगी, ठीक है, वैश्वीकरण होगा तो इससे अच्छा ही तो होगा, हमारे लोगों को जॉब मिलेगी। ठीक है, बस थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ क्या होगी कि हमारे यहाँ का जो पैसा है वो वहाँ जाएगा, लेकिन ये तो हम मतलब इसकी वजह से हम किसी कंपनी को रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे लोगों को जॉब दे रही है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। उसके बाद सामाजिक सामंजस्य, इसमें क्या है, गरीबी, असमानता जैसे मुद्दे जो है वो उठाया जाए पार्लियामेंट में। तो ये राजनीतिक कारक हो सकते हैं। अगर राजनीति हमारी सही से काम करती है तो राजनीति भी एक महत्वपूर्ण कारक बन जाती है हमारे विकास में। ठीक है, उसके बाद सेकंड और टॉपिक आता है आपका सामाजिक कारक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इसमें आप सामाजिक और संरचनात्मक कारक भी इसको कहते हैं कभी कभी, और सांस्कृतिक कारक भी इसको हम कह देते हैं। इसमें क्या है, ये सामाजिक नेटवर्क की बात करता है कि हमारा जो बातचीत है समाज में कितनी लोगों तक है। ठीक है, हमारी जो पहुंच है वो कितने लोगों तक है, ये सामाजिक जो है नेटवर्क के अंदर आता है, सोशल नेटवर्क के अंदर आता है। और प्रोत्साहन, यानी कि लोगों को प्रोत्साहन करना कि आप करिए। ठीक है, इस तरीके की बातें, कोई भी काम, कोई भी समाज अच्छा काम कर रहा है, पर चल रहा पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं कुछ लोग, तो उनको हमें प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है, ये सामाजिक कारक होते हैं। ये भी विकास को दिखाता है कि भाई वो कंट्री, इसका मतलब विकसित है। ठीक है, विकासशील है या विकसित है, जिसमें कि लोग जो है अपनी खाना या और जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको हटा के और जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि पेड़ लगाना है या और चीज़ें हैं उन पर ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब वो देश विकासशील है या विकसित है। ठीक है, दोनों में से कोई ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, राइट। उसके बाद सज़ा और विश्वास करना, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। समाज में थोड़ी पनिशमेंट भी देनी पड़ती है। अगर पनिशमेंट्स अच्छी हैं और जो विश्वास एक दूसरे के प्रति वो ठीक ठाक है तो डेफिनेटली वो देश विकासशील होगा या विकसित होगा। लोगों में भावना होनी चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, दृष्टिकोण जो है दूर सोचने की क्षमता होनी चाहिए, मूल्य उनके होने चाहिए ठीक ठाक। ऐसा ना हो कि भाई अपने मूल्य के चक्कर में दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
वैल्यूज़ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अंत्यक्रिया जो है लास्ट में हम कह सकते हैं, यानी कि सोशल एक्टिविटीज़ आप इसको कह सकते हैं अंत्यक्रिया को। हम जाके जो है रेगुलरली किसी से बात करते हैं, ऑफिस में आप जाते हैं, कभी दोस्तों से मिलते हैं तो हम अंत्यक्रिया करते हैं उनके साथ, ठीक है। रेगुलरली हम जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, या जो ऑफिस होते हैं वहाँ पे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे उनसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, बातचीत करते हैं। हाँ भाई कैसा है, क्या हाल है, क्या चल रहा है, मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं, इस तरीके से बात करते हैं। तो ये आपके एक तो हो गया सामाजिक कारक। दूसरा हमें यहाँ पे सांस्कृतिक कारक भी ऐड किया हुआ है, जिसमें से आपको कुछ पॉइंट्स जैसे कि लोगों में भावना, ये आपके इसमें सेम मिलेगा। व्यवहार, दृष्टिकोण, मूल्य, अंत्यक्रिया, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे 3 से 4 चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको मिलेगी। अब मैंने ये जो है एक छोटी सी स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड कर दी है, ये इसलिए ऐड की है ताकि आप इसको समझ पाएँ, ठीक है। सांस्कृतिक जो कारक होते हैं इसको आप समझ पाए कि ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है। मैंने लिखा है कि संस्कृति और ऐतिहासिक कारक के कारण भेदभाव की मात्रा किसी भी देश के गरीब तबकों को पीछे रखती है। यानी कि जब हम बात करते हैं संस्कृति की, तो यानी कि हम कुछ लोगों से कहते हैं कि भाई तुम्हारी संस्कृति बहुत बेकार है। इससे क्या होता है, एक दूसरे के प्रति हीन भावना पैदा होती है कि ये देखो कितना बेकार काम करता है, इसकी संस्कृति कितनी बेकार है, क्या घटिया रिवाज है इनके। तो इससे क्या है, भेदभाव पैदा होता है और वो देश काफ़ी सालों पीछे चला जाता है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये रीजंस होते हैं इसके वजह से जो संस्कृति है उसको नुकसान पहुँचता है, और संस्कृति नुकसान पहुँचता है इसका मतलब वहाँ पे जो लोग हैं उनके बीच में दरार पैदा होगी, ठीक है, उनके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। इससे क्या है, हमारा जो ध्यान है विकास से हटके और बाकी जो बेकार चीज़ें हैं इन पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, वहाँ पर चला जाएगा। सेकंड जो है वो है आपका, ये एक्स्ट्रा में आता है, ठीक है। ये जो मैंने आपको लिखा है इस वाले पेज पे, ये थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया है मैंने, आपका यहाँ तक ही था, ठीक है। जो क्वेश्चन में पूछा गया था ये इतना ही था, ये तो 3 सवाल आपसे पूछे गए थे, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा इसके बारे में लिख दिया है। संस्कृति नहीं पूछा गया था लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है इसके अंदर, ताकि आपको एक ही साथ दोनों पॉइंट्स याद रह जाए, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा है कि भाई भौतिक और भौगोलिक कारक ये मैंने अलग से लिखे हैं, ताकि अगर फ्यूचर में अगर क्वेश्चन में आ जाते हैं तो आप इजीली आपको इनको अटैम्प्ट कर पाओगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि आप इनको छोड़ के आ रहे हो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आ जाते हैं तो आप इजीली इनका आंसर दे भी पाओगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, हमारी रेगुलर लाइफ से जुड़े हुए हैं आंसर इससे इनके। धार्मिक कारक, शैक्षणिक कारक, तो ये 3 मैंने और एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, इनको आप इजीली पढ़ पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक या भौगोलिक कारक की। परिवहन लागत, भूमि की उत्पादकता, विभिन्न इलाकों तक पहुंच में कठिनाई, पानी की उपलब्धता, भौगोलिक विशेषता, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें क्या है, आपको कुछ समझ में आया हो या नहीं आया हो, लेकिन इतना सा समझ में आ गया होगा, कोई भौतिक मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इसको हम छू सकते हैं, राइट। तो यही होता है भौतिक का मतलब, कि जिनको आप छू पाते हैं। यानी कि आप विकास जब आप देखते हो कि भाई पुल बनाया तो आप उस पुल को छू पाते हो, ठीक है, उसी पर से गाड़ी आप निकालते हो, चलाते हो, तो वो जो है एक पुल है, परिवहन आप उसको कह सकते हो। क्योंकि हम पुल क्यों बनाया है, ताकि हम परिवहन कर पाएँ, ठीक है। नदी होगी बीच में, उसको क्रॉस करने के लिए पुल बनाया गया है, ताकि गाड़ियाँ आराम से जो है एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर चली जाए। तो ये क्या है, ये भौतिक कारक होते हैं जो कि विकास को दिखाते हैं, ठीक है। और भूमि की उत्पादकता भी इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि जब हम लैंड की बात करते हैं कि या वो लैंड उपजाऊ है या नहीं है। अगर उपजाऊ नहीं है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, ठीक है। अगर उपजाऊ नहीं होगी लैंड किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में, तो उसका विकास नहीं हो पाएगा डेफिनेटली, ठीक है। ये एक भौगोलिक कारक और भौतिक कारक दोनों आ सकते हैं इसके अंदर, राइट। क्योंकि देखो, अगर देश में भूमि के अंदर उत्पादकता नहीं है तो गेहूँ नहीं उगेगा वहाँ पे, चावल नहीं उगेंगे, तो बाहर से अडॉप्ट करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। हमें महंगे पड़ सकते हैं। अगर हम गरीब देश हैं तो हमारे लिए तो और ख़तरनाक चीज़ें हैं ये, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान जो है फिर लोगों की जो खाना पूर्ति है उसमें निकल जाएगा, हम विकास के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है भौगोलिक रूप से, भौतिक रूप से हमारी जो उत्पादकता है ज़मीन की वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उर्वरकता, ताकि हमारी ज़मीन जो है सोना उगले। उसके बाद विभिन्न इलाकों तक पहुंच, यानी कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि भाई हम विभिन्न इलाकों तक पहुंच पाए। पहला तो आप इनडायरेक्टली पहुंच सकते हैं, यानी कि जब हम कॉल्स वगैरह करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इंटरनेट के द्वारा और वीडियो चैट्स, ठीक है, इन सब चीज़ों के द्वारा न्यूज़पेपर के साथ हम जो है और जगहों के बारे में पढ़ पाते हैं अपने घर में बैठ के। तो ये क्या है, ये पॉसिबिलिटीज़ है, हम और जगह तक पहुंच पा रहे हैं बिना वहाँ पे जाए हुए भी। तो ये क्या है, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमें सब जगह की नॉलेज मिल सके।
ठीक है। तो ऐसा कुछ कोई क्षेत्र ना बचे जहाँ पे हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई पहुँचना भी इंपॉर्टेंट है किसी जगह पे, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जो मूल सुविधाएं हैं, यातायात की सुविधा, ठीक है, गाड़ी वाड़ी की जो सुविधाएं हैं वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि सड़क मेनली जो वहाँ पे काम होना चाहिए सड़क का होना चाहिए, सड़क अच्छी हो वहाँ पे। और इंटरनेट के लिए टावर्स लगाए जाएँ ताकि वहाँ की सूचना हम जो है ग्रहण कर पाए, जो वहाँ के लोग अगर उनको कोई समस्या है तो वो सरकार को बता पाए। दूसरी, और उसके बाद सेकंड जो टॉपिक है वो है पानी की उपलब्धता। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर पानी नहीं है किसी क्षेत्र में तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद भौगोलिक, पानी के बिना तो कृषि भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और पीने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, सब कुछ पानी चाहिए हमको, ठीक है। पानी की उपलब्धता बहुत ज़रूरी होती है। भौगोलिक विशेषताएं आती है, जलवायु बहुत ज़रूरी है वहाँ की, ठीक है। मौसम कैसा है, आप देखते हो कश्मीर में तो वहाँ पे हमेशा ठंड सी रहती है, ठीक। गर्मियाँ पड़ रही हैं अभी फ़िलहाल दिल्ली में, लेकिन कश्मीर जैसे क्षेत्र में हमेशा ठंड ही रहती है। तो वहाँ पे वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो वहाँ का वैसा है, ठीक है। वहाँ पे टूरिज़्म इसलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा रहता है। और यहाँ पे जो खेती होती है वो भी अलग तरीके की होती है। बाकी जो इलाके हैं पंजाब हरियाणा है, यहाँ पे कुछ अलग खेती होती है, वहाँ पे अलग होती है, ठीक है। जैसे कि पंजाब हरियाणा में तो हम गेहूँ वगैरह उगा देते हैं, लेकिन कश्मीर में गेहूँ नहीं उग सकते क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा नहीं है। वहाँ पे तो गेहूँ में होगा ही नहीं क्योंकि ठंड पड़ती है और ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। तो उस हिसाब से जो है अलग अलग क्षेत्रों में हमारा जो कृषि का भी तरीका होता है वो अलग अलग होता है। इतना मुझे एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता, अगर मैं गलत हूँ तो सॉरी फॉर दैट। प्राकृतिक संसाधन, ये भी जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, कि भाई अगर उस कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसकी ज़मीन पे, तो वो उनको बेच पाएगा, उनको बेच के जो विदेशी मुद्रा है वो प्राप्त कर पाएगा। जैसे कि रशिया है, अमेरिका है, ये अपने जो तेल है वो बेचते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम जो है वो सेल करते हैं, उससे इनको प्रॉफिट होता है, डेफिनेटली फ्री का माल है उनके लिए तो वो, ठीक है। वो आराम से निकाल रहे अपनी ज़मीन में से और कंट्री को सेल करते हैं, उससे उनको पैसा मिलता है, ठीक है। उस पैसे को वो उसी कंट्री से कुछ और सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। उसके बाद धार्मिक कारक, ये भी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। माता पिता का प्रभाव, जो कि देखो अभी ना धार्मिक कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखते हो बच्चे जो हैं कितने कैसे हो गए हैं, ठीक है। अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते, माँ बाप की बात नहीं सुनते, साथ साथ में किसी और की बात भी नहीं सुनते जो उनको अच्छी बात बता रहा है। ये सब कुछ गलती किसकी है, ये माँ बाप की गलती है, ठीक है। माँ बाप की नहीं सुनते वो, इसमें भी रीज़न जो है वो पेरेंट्स ही होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दी कि भाई कैसे बात करनी है। अगर कोई आपको सिखा रहा है कुछ तो उसको सुनना कैसे है, उसकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है, थैंक यू कैसे बोलना है, नहीं सिखाते हैं, ठीक है। हम रोज़ देखते हैं बच्चों को कि कैसे उनका बिहेव हो रहा है, गलती उनकी है ही नहीं। मैं तो उनकी गलती मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो छोटे हैं, उनको क्या पता कैसे बात करनी है, क्या करना है, किसको क्या रिस्पॉन्स करना है। पेरेंट्स का काम है, ठीक है, क्योंकि दुनिया उन्होंने देखी है ना कि उस छोटे से बच्चे ने, तो उनका कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सिखाना भाई किससे कैसे बात करनी है, रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अगर कोई कुछ सिखा रहा है तो उसको सुनते कैसे हैं। पेरेंट्स ही इतने बुरे हो गए हैं, क्योंकि देखो मैंने भी ट्यूशन अभी स्टार्ट किए थे कुछ समय पहले, तो मैंने पढ़ाया, कुछ बच्चों को डांट दिया मैंने, उसके ऊपर जो है उनके पेरेंट्स आके मुझे जो है सुना रहे हैं कि ऐसे मत, आपको नहीं करना चाहिए था बच्चों को, अब ऐसे करोगे तो वो डरेंगे फिर आएंगे नहीं यहाँ पढ़ने के लिए। मैंने कहा मत लाओ, क्या ज़रूरत है पढ़ने की फिर, ठीक है। क्योंकि देखो जो डांट है वो ज़रूरी है, अगर वो आप उसको डांटोगे ही नहीं तो वो सीखेगा कैसे, ठीक है। बहुत ज़रूरी होती है डांट देना भी बच्चों को, और कहीं कोई प्यार करना भी ज़रूरी होता है, मारना ज़रूरी नहीं है। डांट देना, डांटना उनको, उनको समझाना बहुत ज़रूरी होता है अगर उनको अच्छा इंसान बनाना है तो, ठीक है। कल को आपके बच्चे होंगे तो आप ध्यान रखना। उसके बाद धार्मिक कारक हम बात कर रहे थे, माता पिता का प्रभाव बहुत ज़रूरी होता है, मैंने आपको ये बता दिया, अभी बड़ा लंबा एक्सप्लेन कर दिया। माता पिता से बच्चों में जो हस्तांतरण होता है आस्था का, कि भाई वो क्या सोचता है, किस भगवान की पूजा करते हैं, तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ है कि भाई एक पर्टिकुलर जो अपना ईश्वर होता है उनको ध्यान करना, उनके बारे में उनको पूजना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके लिए कोई बेकार चीज़ नहीं है, अच्छी बात होती है। माता पिता दोनों की भागीदारी होती है बच्चों को अच्छे करने के लिए। परिवार शिक्षा होनी चाहिए बहुत ज़रूरी, यानी कि परिवार में जिस तरीके का माहौल होता है ना, वातावरण होता है, उस तरीके का बच्चा बन जाता है वो, ठीक है। अगर वातावरण बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही अच्छा है, संस्कारी है, तो बच्चा भी वैसा ही होगा।
अगर घर का वातावरण सही नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बच्चा भी वैसे ही होगा, आक्रामक बनेगा वो, ठीक है। और संस्था जो है, एजुकेशन सेंटर्स होने चाहिए, है या नहीं है वो भी देखना। सामाजिक शिक्षा ये भी ज़रूरी होता है कि भाई सोशल जो एटिकेट्स है, सोशल एजुकेशन है, वो भी ज़रूरी होता है कि बच्चों को सिखाए कि भाई ये आपके चाचा हैं, आपके मामा हैं, नमस्ते करो इनको, ठीक है। हमारे पेरेंट्स ही सिखाते थे हमको बचपन में कि नमस्ते करो, तो हम नमस्ते करते थे, पैर छुओ तो हम पैर छूते थे, तो यानी कि जो भी वो बोलते थे है ना, कि भाई योर विश और योर कमांड आवर विश, इस तरीके के हम काम करते थे बचपन में। उसके बाद शैक्षणिक कारक होते हैं, यानी कि एजुकेशन रीजंस होते हैं, जिससे कि कोई देश को आप बता सकते हैं कि भाई वो विकसित है, विकासशील है या अविकसित है, ठीक है। तो ये भी कारण होता है किसी देश के तरक्की के लिए, विकास के लिए, और जो विकास नहीं है उसके लिए। जैसे कि नवाचार, अगर हम एजुकेशन की बात करते तो एजुकेशन जो है हमारे यंगस्टर्स को नवाचार देता है, इनोवेशंस में हेल्प करता है। और यानी कि उसके बाद उद्यमशीलता, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो भी आप बिजनेस स्टार्टअप करते हो उसको बोलते हैं, ये भी ज़रूरी होता है। एजुकेशन से बच्चे खुद का कुछ स्टार्टअप कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तकनीकी विकास, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज होनी ज़रूरी होती है, ये भी आपको आ जाती है अगर आप एजुकेशन लेते हो। ये विकास के रीजंस हैं, राइट। आर्थिक और सामाजिक विकास होता है एजुकेशन से। देखो एजुकेशन से कितनी सारी चीज़ें होती है बच्चे के अंदर, कि भाई तकनीकी विकास भी हो रहा है, आर्थिक विकास भी हो रहा है उसके अंदर, कि भाई पैसों को सेविंग्स कैसे करें, ठीक है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है ना। जमा गोटा भाग जो सीखते हैं बच्चे, वो एजुकेशन से सीखते हैं, तो वो आर्थिक के अंदर आ गया। एक होता है सामाजिक विकास, यानी कि जब वो पढ़ता है, अपनी हिस्ट्री पढ़ेगा, अपना इतिहास पढ़ेगा, अपना पॉलिटिक्स पढ़ेगा, ठीक है, सोशोलॉजी के जितने भी सब्जेक्ट है वो पढ़ेगा, सोशल साइंस के, तो उसको पता चलता है कि भाई समाज कैसा है, समाज में हम कैसे बैठ सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं लोगों से। तो वो एजुकेशन से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख सकता है। एजुकेशन मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है, एजुकेशन मतलब नॉर्मल जाके आप लोगों से बात करते हैं। स्कूल्स में आप जो टीचर्स आपको एजुकेशन सिखाते हैं वो आपको डिसिप्लिन सिखाएंगे, वो आपका सोसाइटी में काम आएगा, आपके समाज में बैठने के लिए वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं ना टीचर्स, वो बहुत ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में, ठीक है। वो अभी हमें पता नहीं चलता कि यार जब हम बचपन में छोटे होते हैं कि भाई ज़रूरी कितना है, वो हम जो है क्यों कर रहे हैं, डिसिप्लिन की ज़रूरत क्या है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। पर वो हमें बाद में पता चलता है कि डिसिप्लिन कितना ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में ना, कि सुबह सुबह मॉर्निंग में उठना स्कूल जाने के लिए, और 7 बजे से पहले स्कूल पहुंचना है, क्योंकि प्रेयर्स होगी वहाँ पे, फिर वहाँ पे खड़ा भी होना पड़ेगा। अगर वहाँ पे एब्सेंट रहे तो फिर जो है टीचर्स अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। तो ये जो है एक डर हमारे अंदर ज़रूरी होता है चीज़ों को लेके। धन के वितरण को बढ़ाता है, यानी कि जो पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे कि गरीब है तो वो गरीब पढ़ लिख जाएगा तो उसके पास भी पैसा हो जाएगा ना, उसको जॉब मिलेगी अच्छी खासी, तो उसके पास भी पैसा होगा। यानी कि जो धन है उसका वितरण हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहाँ तक, जहाँ पे वो पहले नहीं था, गरीबों तक वो पहुँच पाएगा एजुकेशन के द्वारा। विकास प्रक्रिया को गति देना, यानी कि ये तो और इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो विकास होता है वो उसको गति प्रदान करता है, डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट लेके आता है। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स आप देखते हो ये कैसे बनते हैं, एजुकेशन से बनते हैं। तो ये विकास का एक मापदंड है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है विकास के अंदर। लोगों को सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार करता है, यानी कि जो भी चेंजेस होने वाले सोसाइटी के अंदर उसके लिए वो पहले से पहले ही आपको रेडी कर देगा। कौन? एजुकेशन, ठीक है, कि भाई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये नॉर्मल है, ये आपके साथ होगा, ठीक है। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, लेकिन जो परिवर्तन है वो इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब वगैरह जो होता है वो कर सकते हैं। अगर आपको और वीडियो देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।